नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पर। आज हम जीके जीएस के कुल 15 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इन 15 प्रश्नों की श्रृंखला को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि कम से कम आपके 50 क्वेश्चंस आसानी से क्लियर हो सकें और ये 50 क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो और आपके भविष्य में कहीं ना कहीं ये पेपरों में आपसे टकराएंगे। और आज की ये जो श्रृंखला है आपके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आपके मार्क्स इन 15 में से 15 टोटल क्वेश्चंस हैं, इन 15 क्वेश्चनों में से अगर आप 7 से 10 क्वेश्चंस के मध्य में सही करते हैं तो मानिए आप गुड हैं, पढ़ने में अच्छे हैं। अगर आप 10 से 13 क्वेश्चन को सही करते हैं तो आप बेटर हैं। और अगर 13 प्लस आपका स्कोर रहता है तो आप सबसे बेस्ट हैं। आप किसी भी जीके जीएस के एग्जाम में अगर बैठेंगे तो कहीं से भी आप डिसक्वालीफाई होकर के नहीं आएंगे, हमेशा क्वालिफाई होकर के आएंगे अगर आपका स्कोर होता है 13 प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पृथ्वी पर ज्वार भाटे की उत्पत्ति में किसका प्रमुख प्रभाव सर्वाधिक होता है? तो देखिए, ज्वार भाटा होता क्या है, समुद्र का जो जल होता है उसका ऊपर चढ़ना ज्वार कहलाता है और गिरते हुए जल को भाटा कहते हैं। जो समुद्र का जल होता है जब उसकी तरंगें ऊपर की ओर उठती हैं तो उसको क्या कहते हैं, ज्वार, और जब वही तरंगें नीचे गिरती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भाटा। अब देखिए, पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है उस पर मुख्य कारण किसका होता है? या तो उस पर चंद्रमा या फिर सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ये ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। अब लगता तो दोनों की आकर्षण शक्ति है, चंद्रमा की भी और सूर्य की भी, तभी ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति किसकी लगेगी? तो आप इसको देखिए इस तरीके से समझिए, ये रही अपनी पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे नजदीक क्या है, चंद्रमा है या फिर सूर्य है? तो आपका जवाब होगा चंद्रमा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सर्वाधिक लगती है पृथ्वी पर, जिस कारण से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो इसका विकल्प संख्या 3 एकदम सही आंसर होगा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की मिली जुली आकर्षण शक्ति लगती है तब जाके ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। लेकिन अगर ये कह दिया जाता है कि ज्वार सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी क्रमशः क्या कहलाती है? अधिकतम दूरी क्रमशः क्या कहलाती है? न्यूनतम दूरी। मतलब क्या बताना है कि इसकी अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है। ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। इसमें पूछा गया है पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें, ये हमारी हो गई पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर चक्रण कौन करता है? चंद्रमा। मान लीजिए ये चंद्रमा हो गया, ये चंद्रमा हो गया, ये इस तरीके से चक्रण करते हुए जा रहा है। एक समय आएगा कि यहाँ पृथ्वी के इस पॉइंट पर जाकर के पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की, यह क्या कहलाती है? उपभू। ये क्या कहलाती है? उपभू। और जो सबसे अधिकतम दूरी कहलाएगी वो क्या कहलाती है? अपभू। अपभू। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या बताना था? अधिकतम। तो अधिकतम क्या हो जाएगी? अपभू। अपभू हो जाएगी। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम क्या हो जाएगी? उपभू। तो विकल्प संख्या 2 इसका सही जवाब होगा। अब जिस तरीके से ये चंद्रमा और पृथ्वी के संबंध को अपभू और उपभू से दिखाया गया है, उसी तरीके से पृथ्वी और सूर्य के संबंध को दिखाया गया है। अब जैसे कि ये हो गई पृथ्वी, ये पृथ्वी किसका चक्रण करती है? सूर्य का। मान लीजिए यहां पर ये है सूर्य, ये है सूर्य। ठीक, ये आ गया सूर्य। अब देखिए, पृथ्वी और सूर्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, सबसे कम दूरी होती है, वो क्या कहलाती है हमारी? वो कहलाती है अपसौर। सॉरी, उपसौर। क्या कहलाती है? उपसौर। पृथ्वी और सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है और सबसे अधिकतम दूरी, जिस पॉइंट पर वो सबसे अधिक दूरी पर होता है, वो क्या कहलाता है? अपसौर। क्या कहलाता है? अपसौर। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, अपसौर, उपसौर और अपभू और उपभू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है पर्यावरण संबंधी दिवस, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? दिनांक। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस, ये विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। यानी पहले का क्या हो गया? चौथा। दूसरे का क्या हो गया? तीसरा। अब विश्व वानिकी दिवस, वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। तो तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा? पहला। अब बचा क्या? प्रदूषण निवारक दिवस, ये कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, यानी दूसरा। अब इस क्रम में कौन सा लगा हुआ है देखते हैं। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला,
पहला, दूसरा, ये रहा। तो विकल्प संख्या कौन सा सही है? विकल्प संख्या 2। ये चारों ही दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों दिवसों को एकदम से आप याद करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। तो देखिए, ये तो एकदम सत्य है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश चारों तरफ, तीन तरफ से बिल्कुल भारत से घिरा हुआ है। देखिए, ये रहा आपका बांग्लादेश, ये पूरा तीनों तरफ से ये भारत से घिरा हुआ है। इसलिए भारत, जो बांग्लादेश की सीमा है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम से लगती है। तो देखिए, बांग्लादेश की सीमा, अब बांग्लादेश कहाँ रहा? ये रहा अपना बांग्लादेश। इस बांग्लादेश की सीमा क्या असम और मेघालय दोनों से लगती है? तो देखिए, इसको देखते हैं कि ये बांग्लादेश रहा, अब ये असम की सीमा हो गई। ये असम की सीमा बांग्लादेश से मिल रही है, तो देखिए बिल्कुल मिल रही है। और मेघालय, अब मेघालय को देख लेते हैं। ये रहा मेघालय का एरिया, ये भी बांग्लादेश से मिल रहा है। इसलिए जो दूसरा नंबर है वो भी एकदम सही होगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है। तो देखिए, नेपाल की सीमा असम और सिक्किम से लग रही है। ये आपका रहा नेपाल की सीमा असम से। देखिए, असम ये रहा, असम तो यहाँ पे जाकर के खत्म हो रहा है इस जगह पर, तो नेपाल से तो नहीं लग रहा है, यानी कि विकल्प नंबर 2 गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इसका गलत हो जाएगा। तो देखिए, ये वाला पॉइंट हो गया गलत, तीसरा पॉइंट हो गया गलत। अब देखिए, भूटान की सीमा असम व पश्चिम बंगाल से लगती है। देख लेते हैं भूटान की सीमा। भूटान, ये रहा आपका भूटान। अब भूटान की सीमा किससे कह रहा है? असम व पश्चिम बंगाल से। तो देखिए, ये असम का एरिया रहा, असम का, ये देखिए ये किनारे किनारे इसमें लग रहा है भूटान में, और पश्चिम बंगाल। तो देखिए, ये पश्चिम बंगाल का ये जो एरिया आ रहा है, ये देखिए ये भूटान से लग रहा है। इसलिए ये जो 4 पॉइंट है, ये भी हमारा सही जवाब होगा। ये सही हुआ, ये सही हुआ और ये सही हुआ। विकल्प कौन सा गलत हुआ? 3। मैप में समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आगे आप भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो, डिस्क्रिप्टिव वीडियो पाने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं, तथा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों का आरोही क्रम बताना है। उन 4 राज्यों को बताना है जिनका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो, ऐसे 4 राज्य। तो देखिए, इस पर थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में आ ही जाती है। चलिए देखते हैं। अगर हम जनगणना 2011 की बात करें, तो ये कौन से क्रम की थी? हमारी 15वें क्रम की जनगणना थी। इसमें प्रश्न में हमारे पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम बताना था हमें। तो देखिए, अगर हम कहें, एक होता है जनसंख्या घनत्व, क्या होता है? घनत्व, और दूसरा होता है जनसंख्या। अब देखिए, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जबकि जनसंख्या क्या होती है? उस पूरे क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के बाद कौन आ जाता है? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद कौन आएगा? केरल, और केरल के बाद में उत्तर प्रदेश आ जाता है। ये बात हुई जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्य। अब देखिए, ये तो हुए सबसे ज्यादा वाले। अगर हम बात कर लें सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो सबसे कम है, सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। अब यही अगर हम बात कर लें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। अब अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो देखिए सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सबसे कम की अगर हम बात करें, सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप की सबसे कम जनसंख्या है। और दिल्ली सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा
किस केंद्र शासित प्रदेश की है? दिल्ली की है। और राज्य की अगर बात करें, अगर बात कर दे किस राज्य की है, तो राज्य में कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। अब देखिए, अगर यही बात कर ले सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश की बात कर ले, यानी किस देश में सबसे कम लोग निवास करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। और अगर बात कर ले सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का क्रम अगर पूछ ले, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? चीन की है। चीन के बाद किसका नंबर आता है? भारत का आता है। भारत दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है? अमेरिका। ये इतने सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भारतीय, यहां पर क्या लिखा हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां पर प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, एक तो पॉइंट यहां पर आया मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है, इसको देख लेते हैं। मेहरगढ़ है कहां पर? ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ स्थित है। यहां पर किस चीज का साक्ष्य मिला हुआ था? गेहूं का। गेहूं के साक्ष्य मिले हुए थे। अब इस विकल्प के अनुसार तो हमारा आंसर ये चौथा एकदम सही होगा। लेकिन जो लेटेस्ट डाटा के अनुसार अगर हम बात करें, जैसे विकल्प में अगर और भी कुछ स्थान दिए होते, जिसको मान लीजिए जैसे लौहरा देव दिया होता या फिर कोलडीवा दिया होता, तो हमारा आंसर कुछ चेंज होकर के आता, क्वेश्चंस थोड़ा हट करके होता। चलिए उसको भी समझ लेते हैं किस तरह से। देखिए, अगर यहां पर बात करें कि चावल के साक्ष्य कहां पर मिले हुए हैं, तो चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के एक संत कबीर नगर जिला है, संत कबीर नगर जिले के लौहरा देव में चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। ये नवीनतम खोज है। अगर विकल्प में लौहरा देव ऑप्शन होता तो हमारा आंसर क्या होता? लौहरा देव। लेकिन विकल्प में लौहरा देव ना होने के कारण आंसर क्या हुआ? मेहरगढ़। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये आ जाता है, चावल की भूसी के साक्ष्य किस जगह पर मिले हैं? तो चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोलडीवा में। ये कोलडीवा कहाँ पर है? इलाहाबाद में कोलडीवा है। ये देखिए, यहाँ से 3 पॉइंट क्लियर हुए। चावल की भूसी, कोलडीवा। सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं? लौहरा देव में। और ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो मेहरगढ़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से, प्रागैतिहासिक युग से या फिर आधे ऐतिहासिक युग से। तो देखिए, यह संपूर्ण इतिहास के कालखंड को 3 पार्टों में बांटा गया। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो इसका पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक। क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक। दूसरे पार्ट की बात करें तो इसको हम लोग कह देंगे अधैतिहासिक। और तीसरा वाला जो पार्ट होगा इसको बोल देंगे ऐतिहासिक। अब देखिए, इनमें अंतर क्या होता है? इनमें अंतर ये होता है, जो प्रागैतिहासिक काल होता है उस काल में हमें इसके कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, यानी कि उस समय लिपि नहीं थी, कोई भी लिपि नहीं थी। जब लिपि नहीं थी तो पढ़ी भी नहीं जा सकेगी, यानी पढ़ी नहीं जा सकी इसको। जिस काल में लिपि का विकास ना हुआ हो, कोई लिखित साक्ष्य ना मिले हो, उस काल को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा हो गया पाषाण काल। ये पाषाण काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल है, क्योंकि पाषाण काल की हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। बस साक्ष्यों के अनुसार ये एक अनुमान लगा लिया जाता है कितना पुराना है, क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। अब बात करें अगर आधे इतिहास की, तो यहां पर लिपि तो थी, लिपि का तो विकास था, लेकिन उस लिपि को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, उसको पढ़ा नहीं जा सकता। अब इसका उदाहरण की बात करें तो जितनी भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो रही थी और वैदिक सभ्यता, ये सारी किसके अंतर्गत आ जाएगी? आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे का समय, जितनी भी 6ठी शताब्दी जो थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे का समय सारा हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अब देखिए, ऋग्वेद पर किसका आधारित है? अगर बात करें हम सामवेद की, तो देखिए सामवेद में हमारी टोटल कितनी ऋचाएं होती हैं? 1549 ऋचाएं हैं। इन 1549 ऋचाओं में से 1471 ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं, यानी ऋग्वेद से चुरा करके लिख ली गई थी इसमें। और बच्ची कितनी?
जो शेष बची 78 78 ऋचाएं ये हमारी सामवेद की हैं। तो सामवेद में जो है इसकी लगभग सारी ऋचाएं तो सब ऋग्वेद से हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऋग्वेद से ही संकलित हुई है। इसका विकल्प संख्या ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कह रहे कि इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो जब अधिकतर ऋचाओं को ऋग्वेद से ही लिया गया तो इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ये सामवेद की, तो सामवेद है क्या? ये भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भारतीय संगीत का क्या है? आदि ग्रंथ है। भारतीय संगीत का ये आदि ग्रंथ कहा जाता है। अब देखिए अगर बात यहां पर हम लोग कर लें, वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? ये भी प्रश्न आ जाता है। वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में संकलित है? वो कौन सा होता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में इसका संकलन मिलता है। अब देखिए ऋग्वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। क्या क्या है? ये सबसे पुराना वेद है। इसमें क्या? गायत्री मंत्र है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियों का संकलन है। साथ में अष्टोमा सदगमय शब्द यहीं से लिया गया है। ये इतने पॉइंट ऋग्वेद से संबंधित आप जान लें। अब देखिए एक प्रश्न और इससे बन जाता है जो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा हुआ है, जैसे वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो देखो वेद त्रय में कौन सा वेद नहीं शामिल है? अथर्ववेद। अथर्ववेद किसमें नहीं शामिल है? वेद त्रय में। वेद त्रय में अथर्ववेद शामिल नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए जैन आगम होता क्या है? जितने भी जैन साहित्य हैं वो सारे जैन आगम कहलाते हैं। जैनों की पवित्र पुस्तक जैन आगम, जैन साहित्य कहलाती है। ये किस भाषा में लिखी गई है? तो जैन आगम हमारे पाली भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा प्राकृतिक भाषा में भी कुछ जैन आगम लिखे गए, लेकिन अधिकतर पाली में लिखे गए। तो विकल्प हमारा सही क्या हो जाएगा? पाली भाषा में। अब देखिए ये जो जैन आगम है ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। और जो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है, ये कौन है? महावीर स्वामी। ये किस नंबर के थे? 24वें तीर्थकर थे। चलिए इन तीर्थकरों को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। देखिए जो जैन धर्म था, ये जैन धर्म के जो संस्थापक थे ये कौन थे? ऋषभदेव। ये कौन थे? ऋषभदेव। ये पहले इसके सबसे पहले तीर्थकर थे। टोटल तीर्थकर कितने हुए? 24। टोटल तीर्थकर 24। 24वें कौन से थे? 24वें महावीर स्वामी। ऋषभदेव तो इसके संस्थापक थे, लेकिन महावीर स्वामी ने इसका प्रचार प्रसार काफी तेज किया था। अब देखिए अब ये जो जैन धर्म से संबंधित जो बातें हैं उसमें महावीर से रिलेटेड कुछ बातें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम जो कि वैशाली राज्य में है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? कई बार पूछा गया है। तो जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष का पेड़ था, उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो साल वृक्ष के नीचे। बाकी तीनों चीजें ये भी ध्यान रखनी है कि जाम्बिक ग्राम था, ऋजुपालिका नदी थी, साल वृक्ष का पेड़ था। अब जैनों का जो प्रसिद्ध एक मंदिर है खजुराहो मंदिर। कौन सा मंदिर है? खजुराहो। खजुराहो मंदिर कहां पर है? ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था चंदेल शासकों ने। चंदेल शासक ने। ये पड़ता कहां पे है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए ये जो जैन धर्म था इसमें 2 संगीतियां हुई थी। एक हुई थी प्रथम संगीति, दूसरी द्वितीय संगीति हुई थी। इन दोनों संगीतियों से रिलेटेड कुछ प्रश्न इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, जैसे जो जैन धर्म की प्रथम संगीति थी उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? उसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। किस शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनके शासनकाल में हुआ था। ये पॉइंट प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में आप याद रखें। दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में क्या ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी गुजरात में। गुजरात के बल्लभी में। गुजरात के बल्लभी में हुई थी। अब देखिए ये जो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो देखिए इसके परिणाम स्वरूप जो जैन धर्म था, जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर।
श्वेतांबर क्या थे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाते थे और नग्न अवस्था में रहने वाले दिगंबर कहलाते थे। ये तो हुई प्रथम जैन संगीति का परिणाम। क्या हुआ? जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। और द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका क्या परिणाम हुआ था? उसका परिणाम ये हुआ था कि जैन धर्म अब लिपिबद्ध होने लगा था। जैन धर्म लिपिबद्ध होना चालू हो गया था। ये दोनों जैन संगीति के परिणाम थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। अब ये किस तरीके का आंसर हुआ, 5 वर्ष या 65 वर्ष? तो देखिए क्या होता है, इनकी नियुक्ति तो 6 वर्ष के लिए की जाती है। जो CAG है इनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्ष के लिए। लेकिन इस 6 वर्ष के अंदर ही अगर CAG की आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। इस वजह से लिखा जाता है क्या, 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो ये दोनों ही डाटा आप एकदम सही से ध्यान रखेंगे। अब देखिए CAG जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। त्याग पत्र ये CAG किसको देंगे? ये भी राष्ट्रपति को देंगे। वर्तमान में CAG है कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये रहे गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए लास्ट के ये जो 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस पे विशेष फोकस आप लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट हैं ये सभी क्वेश्चंस। देखिए भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते, ऐसा प्रावधान कौन से वाद में किया गया है? देखिए इस क्वेश्चंस को कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है इसकी आधारभूत संरचना में आप संशोधन नहीं कर सकते। ये किस वाद में कहा गया? अब एक वाद हमारा हुआ था कब? ये गोलकनाथ मामला ये पंजाब राज्य से संबंधित था। ये हुआ कब था? 1967 में। इसमें इस समय क्या था कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही थीं बराबर। तो इस पर ये जो वाद एक आया था इस पर यह कहा गया था कि आप मौलिक अधिकारों को, संसद किसी भी तरीके के मौलिक अधिकार को छेड़ नहीं सकती है। ये आया था किसमें? गोलकनाथ मामले में। अब इसके एवरेज में एक मामला आया केशवानंद बनाम भारतीय मामला केरल राज्य। ये कब आया था? ये आया 1973 में। अब इसमें क्या किया गया, ये गोलकनाथ के मामले को एकदम जस्ट उलट दिया गया। इसमें क्या कह दिया गया? इसमें कहा गया संसद किसी भी भाग में संशोधन करे। संसद क्या है? संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करे, लेकिन इतना ख्याल रखे कि उसकी आधारभूत संरचना परिवर्तित ना हो। इस तरीके से कहा गया था। तो हमारे पे जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है वो यही पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते। यानी इसमें कौन से वाद में कहा गया कि आधारभूत संरचना में संशोधन मत करो, बाकी आप कहीं पर भी कर सकते हो। यह ऐसा किसमें कहा गया? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य मामला 1973। इसमें 13 न्यायाधीशों की एक विशाल बैठक हुई थी। 13 न्यायाधीश इसमें इन लोगों ने अपना जजमेंट सुनाया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसकी होती है? तो देखिए जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसकी होती है? ये होती है संसद की। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर लें कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो शपथ दिलाई जाती है वो शपथ कौन दिलाता है? वो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गई संख्या में वृद्धि या कमी, और यहाँ पर क्या हो गई? शपथ हो गई। अब संख्या की अगर हम बात करें तो इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 33 + 1 यानी कि 34। अब +1 का क्या मतलब है? तो 33 क्या है? 33 अन्य न्यायाधीश है और एक क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश है। ये चीज एकदम क्लियर हो गई। अब देखिए ये तो बात रही सुप्रीम कोर्ट की। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट का क्या सिस्टम है? हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट में कौन करता था? संसद। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट में कौन कर रहा है? राष्ट्रपति।
नए हाईकोर्ट का अगर सृजन करना होगा तो किसके उससे होगा, तो होगा संसद से। संसद से बिल पारित होगा तब जाके नए हाईकोर्ट का सृजन हो जाता है। अब ये जो हाई कोर्ट है, यहाँ के जजों की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है, 62 वर्ष। 62 वर्ष। और यहाँ पर कितनी होती है, न्यूनतम नहीं, जो मतलब आयु होती है वो 62 वर्ष होती है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कितनी होती है, 65 वर्ष। अधिकतम आयु की बात की जा रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो देखिए यहाँ पर क्या है, बलवंत राय मेहता समिति। ये क्या है, ये तो पंचायती राज्य से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, पंचायती राज्य से। पंचायती राज्य से। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। इसका मतलब है कि मूल कर्तव्य पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था तब नहीं थे। इसका मतलब क्या है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? अगर क्वेश्चन आता है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुछ नहीं थी, यानी नहीं थे। ये सब शामिल कब किए गए? ये सरदार स्वर्ण सिंह की एक समिति बनी थी। उसके आधार पर क्या हुआ था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन में ये हुआ कब था, 1976 में हुआ था। इसमें कौन सा भाग जोड़ा गया था? चौथे भाग के ए सेक्शन में कुल मिला के कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए? 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। फिर बाद में एक मौलिक अधिकार और जुड़ जाता है, तो टोटल मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 11। मूल संविधान में कितने थे? 1 को नहीं। ये मूल अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मनुष्य में मुख्यतः बच्चों में गलसुआ, जो बच्चों में एक गलसुआ रोग हो जाता है यानी मम्प्स रोग हो जाता है, ये किस ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है? तो देखिए जो गलसुआ रोग मम्प्स होता है, ये देखिए ये एक ग्रंथि है, इसको क्या बोलते हैं? सबलैंगुअल ग्रंथि। क्या है ये? सबलैंगुअल ग्रंथि। जब ये ग्रंथि हमारी फूल जाती है बच्चों की, तो वहां पर क्या होता है? मम्प्स रोग हो जाता है यानी गलसुआ। विकल्प संख्या ए सही आंसर होगा, सबलिंगुअल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब ये कुछ कथन दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है और इस पे प्रश्नों के जो दिया गया उससे विकल्प देखना है। कह रहा है ये देखिए कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं, ये क्या है? पादप हार्मोन्स। कह रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन्स फलों को गिरने से बचाता है? वही हार्मोन्स खरपतवार को नष्ट कर देता है, और वही हार्मोन्स यानी इनमें से कोई एक ही है। इसके कारण पौधों में सीड्स की प्रमुखता हो जाती है। ये उपयुक्त सारे जो कार्य हैं ये निम्न में से कौन सा हार्मोन संपादित करता है? तो देखिए फलों को गिरने से बचाने वाला, खरपतवार को नष्ट करने वाला, सीड्स की प्रमुखता बढ़ाने वाला, ये कौन सा हार्मोन्स होता है? ये होता है ऑक्सिन्स हार्मोन्स, यानी विकल्प संख्या 1 सही है। ऑक्सिन्स हार्मोन्स क्या करता है? ये सारे काम करता है। वहीं अगर हम बात कर लें ये एथिलीन की, ये एथिलीन जो एक हार्मोन होता है ये क्या करता है? ये फलों को पकाने में सहायता करता है, फलों को पकाने में। और साथ में ये एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चंस में आया है, पादप हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन्स गैसीय अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा है? एथिलीन। अब देखिए या अगर हम बात करें एबिसिस हार्मोन्स की, तो ये क्या करता है? ये जो बीज होते हैं, बीजों का जब अंकुरण होता है तो उन अंकुरण को धीरे धीरे करने के लिए प्रेरित करता है। जो बीजों का अंकुरण है, अंकुरण पर नियंत्रण रखता है, नियंत्रण यानी कि उसको धीमा कर देता है। और इसी का अपोजिट, एब्सिस का अपोजिट एक हार्मोन्स होता है, वो कौन सा हार्मोन्स होता है? उसको हम बोलते हैं जिब्रेलिन। कौन सा होता है? जिब्रेलिन। ये क्या करता है? ये बीजों के अंकुरण को बहुत तेजी से करने में प्रेरित करता है। अंकुरण क्या करता है? अंकुरण को बहुत तेजी से करने को प्रेरित करता है। ये तो हो गए यहाँ तक 15 टोटल हमारे सवाल। टोटल 15 सवाल थे। अब इनमें से कितने सवाल आपने सही किए कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, तथा टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।